हेलो एंड वेलकम। हम लास्ट क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट के डायमेंशन एनालिसिस को कंप्लीट किया था एंड आज हम नीट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न ये होगा कि हम प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे, देन आपको टाइम दिया जाएगा जिसमें आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन मैं इसका करेक्ट आंसर आपको दिखाऊंगी एंड देन सॉल्यूशन बताऊंगी कि क्या इसका करेक्ट सॉल्यूशन हुआ होगा एंड देन आप चेक कर सकोगे कि क्या आपने मिस्टेक करी है एंड आपका आंसर सही है कि गलत है। तो ये पहला क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ 1 मिनट। ओके, इस सिंबल को मिनट ऑफ आर्क कहा जाता है। ओके, इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू 1 मिनट को अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना चाहा तो वो किस चीज के इक्वल होगा। एंड ये चार हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी। ए इज 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, बी इज 4.85 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, सिमिलरली सी एंड डी। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ 1 मिनट इन रेडियन। सो हमें मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम इसको एंड इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो चेक करते हैं हम इसका कि करेक्ट आंसर क्या है एंड इसका करेक्ट आंसर है ए 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने क्लॉक को देखो एंड उसकी सेकंड वाली सुई को देखो एंड आप देखोगे कि 160 मिनट्स 1 डिग्री के इक्वल होता है। ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा एंड डिग्री को अब हमें क्या करना होगा, रेडियन में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आपको ये सेकंड रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 डिग्री π/180 रेडियन के इक्वल होता है। 60 मिनट्स 1 डिग्री के इक्वल होता है, ये हमें पता होना चाहिए एंड 1 डिग्री π/180 रेडियन के इक्वल होना चाहिए। तो डिग्री की वैल्यू यहाँ पर हम डाल देंगे π/180 रेडियन एंड इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। पाई की वैल्यू डालेंगे 3.14 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करके करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम पे भी आ जाते हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है एंड ये फॉलोइंग कन्वर्जन्स हमें पता होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है। तो यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें हमारे नीट के सिलेबस में बहुत ज्यादा आते हैं फिजिक्स में। अगर इस चैप्टर से देखा जाए तो जनरली एक क्वेश्चन आता ही है। ओके, तो अभी आपको पता नहीं होगा थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है बिकॉज वो आगे के चैप्टर्स में आएंगे, बट जब आप पूरा का पूरा हमारा नीट का सिलेबस जब कंप्लीट कर लेंगे तब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो हमें कैलकुलेट करना है, हमें बताना है कि थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी एंड इसका करेक्ट आंसर है W अपॉन मीटर केल्विन। एंड अब ये ड्राइव कैसे किया जाता है, तो हमें उसके लिए डेफिनेशन पता होना चाहिए कि द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। ओके, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो हीट डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा Q बाई डेल्टा T का फॉर्मूला होता है KA डेल्टा T बाई TL और इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड या वॉट। हम जानते हैं कि हीट अपॉन टाइम हमेशा पावर को रिप्रेजेंट करती है एंड पावर की यूनिट वॉट होती है, तो dQ बाई dt की यूनिट वॉट होगी एंड इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमें K की यूनिट पता चल जाएगी। तो dQ बाई dt की यूनिट क्या है, वॉट। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर
ओके, यहाँ पर भी डेल्टा एल स्क्वायर आएगा। सो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर इनटू टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, एंड के सिंबल फॉर्म में हमने लिखा तो वो हो जाएगा W मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये हीट कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं, एंड अगला क्वेश्चन है डायमेंशन एनालिसिस से। डायमेंशन एनालिसिस से भी एक क्वेश्चन आता है। तो पूरे यूनिट एंड मेजरमेंट से नीट में जनरली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, एंड जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो यूनिट से आते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से आते हैं, कन्वर्जन से आते हैं, यूनिट कन्वर्जन से जनरली ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपके लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट हमने किए होते हैं वर्नियर कैलिपर से, इन सब से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आया है ये डायमेंशन एनालिसिस से आया है, एंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ E एंड कैपिटल G रिस्पेक्टिवली डिनोट्स एनर्जी एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो हमें डायमेंशन बताना है E अपॉन G का डायमेंशन क्या होगा। E हमारा एनर्जी है, G हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो E अपॉन G का डायमेंशन क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें एनर्जी का डायमेंशन पता होना चाहिए एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो पहला स्टेप होगा कि हम इन दोनों का डायमेंशन फाइंड करें। एनर्जी का डायमेंशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एनर्जी का फॉर्मूले से। हम सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला उठा सकते हैं, mgh। एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूले में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। तो हम जानते हैं कि फोर्स के फॉर्मूले में आता है, फोर्स इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो यहाँ से हम G का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों का पहले हम डायमेंशन फाइंड करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो सकती है, अराउंड 5 मिनट्स लेगा पेपर में। तो हमें हमेशा याद होना चाहिए कुछ बेसिक क्वांटिटीज का डायमेंशन। जैसे हमें एनर्जी का डायमेंशन याद हो जाना चाहिए, क्या होता है ml² T-2। हमें फोर्स का डायमेंशन याद हो जाना चाहिए कि इसका डायमेंशन क्या होता है ml T-2। ये सब चीजें कैलकुलेशन एंड टाइम सेव करने में हेल्प करती है। तो आप बता सकते हैं इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपकी आंखों के सामने हैं, एंड इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन ml² L-1 एंड T⁻⁴। एंड इसकी कैलकुलेशन क्या है? जैसे मैंने कहा था कि हमें डायमेंशंस पता होना चाहिए। एनर्जी की डायमेंशन हमने पहले फाइंड करी, ओके, ml2 T-2। ये याद रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। फिर हमें फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, एंड फोर्स का हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स का, ताकि हमें डायमेंशन ऑफ G पता चल जाए। एंड हमने कैलकुलेशन करी, सबका डायमेंशन डाला। फोर्स का डायमेंशन ml T-2, r रेडियस जो कि डिस्टेंस है उसका डायमेंशन l, r स्क्वायर है तो इसकी पावर 2, m1 m2 दोनों मास है तो इनके डायमेंशन m एंड m हो जाएंगे। तो ऐसे G का डायमेंशन निकल के आ गया m-1 l³ T-2। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमें डायमेंशन फाइंड करना है E अपॉन G का, दोनों का हमने डायमेंशन लिखा एंड सिंपल कैलकुलेशन करी, एंड ये इसका करेक्ट आंसर है ml2 L-1 T⁻⁴। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है हमारे एक्सपेरिमेंट से, ओके। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे पास एक स्क्रू गेज है। अ स्क्रू गेज इज गिवन द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ अ वायर। हमने स्क्रू गेज का यूज किया डायमीटर ऑफ वायर को मेजर करने के लिए।
तो मेन स्केल की क्या रीडिंग आई? मेन स्केल की रीडिंग आई 0 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल की क्या रीडिंग आई? 52 डिवीजन। गिवन है हमारे पास कि 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल, 1 millimeter on main scale correspond to 100 division in circular scale. The diameter of the wire, हमें बताना है कि वायर का डायमीटर क्या हो। हमारे पास एक स्क्रू गेज है जिससे हमने एक वायर का डायमीटर फाइंड करने की कोशिश करी। हमने रीडिंग्स लिए। मेन स्केल की रीडिंग आई 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई 52 डिवीजन एंड हमें गिवन दे रखा है कि 1 मिलीमीटर मेन स्केल में 100 डिवीजन होता है सर्कुलर स्केल में, जहां पर मैंने इस रिलेशन के थ्रू लिख भी दिया। तो डायमीटर क्या होगा वायर का वो हमें बताना है एंड ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके तो करेक्ट आंसर है इसका डी 0.52 सेंटीमीटर। अब ये आंसर आया कैसे, अब ये बताते हैं। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि मेन स्केल की रीडिंग क्या है। MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग 0 है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है? CSR जो कि है इक्वल टू 52 डिवीजन। हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी शैल डिटरमाइन लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच ऑफ स्क्रू एंड नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। अब आप कहोगे कि आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलेस कहाँ से पता चले होंगे? तो आपके स्कूल में लैब्स कराई जाती हैं एंड लेबोरेटरीज में ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी जाती कि पी क्या होता है, एन क्या होता है। आपको सर्कुलर स्केल दिखाया जाता है, मेन स्क्रू गेज दिखाया जाता है, उसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा सर्कुलर स्केल है। ठीक है कि रीडिंग्स कैसे ली जाती है, तो स्कूल की लैब्स अटेंड करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप नीट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो फिजिक्स में तो एनसीईआरटी एंड लेबोरेटरी से बाहर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता है। अगर आप एनसीईआरटी एंड अपनी लेबोरेटरीज को अच्छे से समझ पाते हैं तो आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। ओके तो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। ओके एंड ये हमारे पास गिवन है कि मेन स्केल रीडिंग क्या है और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है। तो आगे हम देखते हैं। और ये हमें गिवन था कि 1 मिलीमीटर इन 1 मिलीमीटर इक्वल था 100 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट क्या काउंट क्या हो जाएगा? 1/100। इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.01 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में चेंज किया तो 0.01 सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता चलता है कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 0.01 सेंटीमीटर है। जब हम लैब करते हैं तो ये हमें याद करा दिया जाता है कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है एंड वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो स्क्रू गेज इक्वल है 0.01 सेंटीमीटर के। तो डायमीटर कैसे निकालते हैं? डायमीटर का फॉर्मूला होता है मेन स्केल में जो रीडिंग आई प्लस सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन आए मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल में 0 रीडिंग आई थी 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल में 52 डिवीजन आए थे एंड लीस्ट काउंट 0.01 था। तो डायमीटर क्या हो गया? 0.52 सेंटीमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर रेडियस पूछते तो कैसे कैलकुलेट करते? रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर ही हमें पहले कैलकुलेट करना होता एंड उसका हाफ रेडियस होता। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एरर। ये हमारे एरर पार्ट से क्वेश्चन आ रखा है एंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है द टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिवन बाय फॉलोइंग रीडिंग। ओके मेजरमेंट करी गई एंड टाइम इंटरवल जो हमने मेजर किया वो ये आए 1.25 1.24 1.27 1.21 एंड 1.28। What is the percentage relative error of observation? परसेंटेज
रिलेटिव एरर पूछा गया है ऑब्जर्वेशन की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होता है। मैं जब एरर्स आपको पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें बताया 3 टाइप के एरर बताए थे। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर जिसमें आ जाता है, फिर रिलेटिव एरर, देन परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर एक्चुअली में परसेंटेज एरर ही है। ओके, एंड परसेंटेज एरर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेल्टा ए किसके इक्वल था, रिलेटिव एरर के इक्वल था। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, और रिलेटिव एरर किसके इक्वल था, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय मीन ए मीन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना है। पहला स्टेप है मीन कैलकुलेट करो, सेकंड स्टेप है डेल्टा ए कैलकुलेट करो, थर्ड स्टेप है डेल्टा ए मीन कैलकुलेट करो, एंड फोर्थ स्टेप है स्मॉल डेल्टा ए या फिर परसेंटेज रिलेटिव एरर कैलकुलेट करो। ये इसके फॉलोइंग स्टेप्स है। तो आप इनकी कैलकुलेशन करिए एंड बताइए कि करेक्ट आंसर क्या है। और इसका करेक्ट आंसर है 1.6। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं कि कैलकुलेट करके कैसे आया। तो पहली चीज हमें मीन कैलकुलेट करना था, तो हमने मीन को कैलकुलेट करा। मीन का फॉर्मूला क्या था, सारे डिजिट का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर्स। ओके, तो 5 थे हमारे पास, हमने वो कैलकुलेट किया एंड हमारा मीन आया 1.25। स्टेप नंबर 2, डेल्टा ए मीन कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा ए मीन हमने कैलकुलेट किया कैसे, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन, नो सॉरी, मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू। आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, बिकॉज मॉड्यूलस लगा है तो सारी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही आनी है। डेल्टा T2 मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू, मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू, ओके, डिवाइडेड बाय 5। तो हमने यहाँ पर डेल्टा टी मीन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है अब हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर देंगे, परसेंटेज रिलेटिव एरर। ओके, तो जो वैल्यूज आई हमने सिंपली डाला एंड हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1.6। ओके, ये इसका स्टेप्स थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे लेबोरेटरी से इन्वॉल्व है। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हमें दे रखा है 0.01 मिलीमीटर। वेल हमने लास्ट क्वेश्चन में ये कैलकुलेट भी कर दिया था, बट इस क्वेश्चन में हमें दे भी दिया है। एंड देयर आर 50 डिवीजन इन अ सर्कुलर स्केल, डिवीजन भी दे दिया है। हमें पिच पूछी है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया अगर हमने पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से कर रखा है तो इस चीज से हमें समझ में आ रहा है कि हमें जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर होंगे एंड जनरली क्या होगा, पेपर में दिखे हुए क्वेश्चंस ही आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें लीस्ट काउंट ऑलरेडी दे रखा है, नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा है एंड सिंपली पिच पूछ रखा है एंड ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एंड इसका करेक्ट आंसर है 0.5 मिलीमीटर। एंड कैसे आता है, हमें लीस्ट काउंट दे रखा है, नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा है, पिच का फॉर्मूला क्या था, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, पिच डिवाइडेड बाय डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। लीस्ट काउंट हमें पता है, नंबर ऑफ डिवीजन पता है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड पिच कैलकुलेट हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन काफी इजी पड़ा हमें क्योंकि हमने इससे पहले एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के दिन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर पे है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया सिग्निफिकेंट फिगर पे। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 subtracted by 0.0099? आपको ध्यान रखना है, आप सब्ट्रैक्शन तो कर लेंगे, बट हमें किस चीज़ को अकाउंट में लेना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल को भी याद रखना है। तो हमने जो थ्योरी पार्ट में जो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल समझाए थे, उस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ईज़िली आप बता दोगे कि इसका आंसर तो सब्ट्रैक्ट करके ये आ रहा है मैम। बट क्या ये करेक्ट आंसर है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या ये रूल कह रहे हैं कि ये करेक्ट आंसर होना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि ये करेक्ट इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल थे और अभी तक हमने उन रूल्स को अकाउंट में नहीं लिया है। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? एंड इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 9.98। क्यों? क्योंकि हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा पास वैल्यू आ गया था। बट सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कहता है कि हमें लीस्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो लेने हैं, एंड यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? लीस्ट 2। तो हमें डेसिमल के बाद 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1, बिकॉज 5 से छोटा नंबर है तो आगे कुछ ऐड नहीं होगा, तो हमारे पास बचेगा 9.98 0 मीटर। फिर से हमें सिग्निफिकेंट फिगर को अकाउंट में लेना होगा, एंड 0 बिकॉज 5 से छोटा है तो ये सिंपली बन जाएगा 9.98 मीटर। अब ये करेक्ट आंसर है। ओके, सो आज हमने नीट के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर दी है। हमने अभी तक एरर से क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी तक हमने स्क्रू गेज से क्वेश्चन कर लिए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन कर लिए हैं, एंड डायमेंशन एनालिसिस से हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम और इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास से इंस्पिरेशन मिली हो कि आप और भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं आपकी थिंकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, एंड पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड नए क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।